अध्याय 1 अमीना। अध्याय 1 अमीना। मैंने कहा था न कि उसे छूना। चीनी मिट्टी के बर्तन फर्श पर बिखर गए। गर्म चाय ने मेरे जूते का एक हिस्सा भिगो दिया। इसने मेरे टखने को जला दिया, लेकिन मेरा गुस्सा मेरे दर्द से कहीं ज्यादा था। मेरे सामने खड़ा आदमी एक स्लीवलेस शर्ट पहने हुए था जो उसके कंधों के चारों ओर टाइट थी, जिससे उसकी त्वचा उभरी हुई थी। टैटू ऊपर की रोशनी में चमक रहे थे। वो उस तरह का आदमी था जैसा आप पुलिस लाइन अप में देखने की उम्मीद करते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं कभी दोबारा नहीं देखना चाहता था। उसकी उंगलियां मेरे सहकर्मी की कलाई पर अटक गईं। बेचारी कोरिन, वह सही थी जब उसने मुझे कुछ हफ्ते पहले इस कमीने को छोड़ने के लिए कहा था। मडॉक, मैंने अपने दांतों से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराने लगा। उसके होंठ इतने मुड़ गए कि वह दयालु नहीं लग रहा था। चलो बेब, तुम मेरी कॉल का जवाब नहीं देती। मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। और तुमने सोचा कि तुम मेरे दोस्त को परेशान करके ये दिखाओगे? मडॉक ने कोरीन को एक तीखी नज़र से देखा, जैसे कि यह स्थिति किसी तरह उसकी गलती थी। जब वह उससे दूर हटी तो उसने उसे छोड़ दिया। शांत हो जाओ, उसने उसके शरीर पर अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। मैं बस उसके साथ खेल रहा था। हमारा काम पेय पदार्थ परोसना है, आपके खेलने की वस्तु बनना नहीं। वो बुदबुदाई। कृपया मानो आपको ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी खूबसूरती ही असली पैसे कमाती है। प्रिय, थोड़ा सा अपना शरीर दिखाओ, टिप पाओ। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे हम किसी स्ट्रिप क्लब में हों। कैफेलाइन एक बिल्ली कैफे था। हमारे यहाँ बिल्ली के बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते थे। हम तेज आवाज में संगीत नहीं बजाते थे और न ही शराब परोसते थे। हमने रोएदार कान पहने थे। इस आदमी ने कैसे सोचा कि मेरे सहकर्मी को परेशान करना ठीक है? कोरीन ने घबराहट में अपनी स्कर्ट को ठीक किया, जैसे कि घुटनों तक की लंबाई वाली स्कर्ट अचानक किसी तरह से छोटी हो गई हो। मुझे वह एहसास पता था, वह अजीब शर्म। लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने सोचा। उम्मीद है कि वह मेरे मन की बात पढ़ लेगी। यहाँ से चले जाओ मडॉक। मैंने यह बात धीरे से कही ताकि केवल वह सुन सके। उसकी आंखें अर्थपूर्ण ढंग से सिकुड़ गईं। मेरे साथ आओ, चलो वापस मेरे घर चलते हैं। अमीना, तुम्हारा मुझसे दूर रहना बेवकूफ़ी है। हमने साथ में बहुत मज़ा किया। मैंने अपनी दाढ़ें पीस लीं। जब मैंने तुम्हें अपने मकान मालिक की बहन के साथ संबंध बनाते हुए देखा तो ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। उसके मुंह से एक तीखी भौं निकली। जब तुमने नशे में मुझे दीवार के खिलाफ धक्का दिया तो ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। मैंने अपनी आवाज़ को ऊंचा रखते हुए कहा, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। मुझे पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर मत करो। सुनो, मडॉक ने कहा। उसने देखा कि सभी लोग उसे घूर रहे हैं। मुझे पता है कि तुम परेशान हो। मैंने कुछ गलतियां की हैं, और मैं केवल तुमसे व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगना चाहता था। नहीं, तुम जो करना चाहते थे वह ये था कि तुम मेरे अनुरोध को अनदेखा कर दो कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। फिर तुम्हारे पास मेरे सहकर्मी पर डोरे डालने की हिम्मत थी? मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था। ठीक है। उसके हाथ ऊपर उठे, उंगलियां फैल गईं। वो मासूम दिखना चाहता था। क्या मजाक की इजाज़त नहीं है? जब मैं आगे बढ़ा तो चाय मेरे मोजे में दब गई। अब बाहर निकलो मडॉक, वरना। वहां उसकी निगाह में खतरे का पहला संकेत जल उठा। तुम मुझे धमका रहे हो? बिना किसी हास्य के हंसते हुए वह खड़ा हो गया ताकि उसकी कुर्सी जोर से फर्श पर घिस जाए। अगर कैफे में हर कोई नहीं देख रहा था तो वे अब देख रहे थे। कोई छोटी सी फुहर मुझे धमकी नहीं दे सकती। कोरिन घबराई हुई से गुस्से में आ गई। तुमने उसे क्या कहा? अपने पहनावे को देखो। उसने पहले उसकी ओर इशारा किया, फिर मेरी ओर। क्या तुमने कभी कोई एनीमे नहीं देखा? पोर्नहब पर इधर उधर नहीं देखा? तुमने कॉलर और बिल्ली के कान पहने हुए हैं। तुम लड़कियां चलती फिरती गीली ख्वाहिशें हैं। इसलिए हाँ, माफ करना अगर मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसे तारीफ की तरह लेना, प्यारे प्यारे। वह भी मेरी तरह ही नाराज थी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि यह मामला शांतिपूर्वक हल हो जाएगा। मैंने मडॉक का हिंसक पक्ष देखा था। मुझे पता था कि वह एक बेलगाम तोप है। बाहर निकल जाओ अभी, मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहता। उसने खुद की ओर इशारा करते हुए अपनी बाहें जोर से हिलाईं। मुझे कहीं नहीं जाना है। आगे बढ़ते हुए वह मेरे ऊपर मंडरा रहा था। उसने सफ़ेद बिल्ली पर ध्यान नहीं दिया। सावधान रहो, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरी अनदेखी करते हुए मडॉक ने अपना पैर बाहर निकाल लिया। बिल्ली ने जितना संभव हो सका बचने की कोशिश की, लेकिन घिसा हुआ बूट उसके कूल्हों से टकराया और फिर एक तरफ कूद गया। उसकी चौंक कर चीख ने मेरे डर की हर परत को चीर दिया। मुझे परवाह नहीं थी कि यह आदमी बड़ा था या नहीं। मुझे परवाह नहीं थी कि वह अस्थिर था। मैं कभी भी किसी को, किसी निर्दोष जानवर को इस तरह से चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके बालों को पकड़कर आगे बढ़ूंगा। क्या बकवास है, वह चिल्लाया। जब मैंने उसे दरवाजे की ओर खींचा तो उसका संतुलन बिगड़ गया। एड्रेनालाइन ने मेरी ताकत बढ़ा दी, जिससे मैं दुकान के सामने के दरवाजे से एक बहुत बड़े आदमी से कुश्ती कर सका। मैंने उसे फुटपाथ पर धकेल दिया और कहा, यहाँ से निकल जाओ। वो जोर से गिरा। उसकी डेनिम जीन्स के घुटने फट गए।
कुछ क्षण पहले अपने साहसी रवैये के बावजूद वह अपनी गांड पर बैठ गया और बस मुझे घूरता रहा। उसके पीले चेहरे पर पसीना बह रहा था, उसकी जीभ घबराहट में उसके होठों पर घूम रही थी। मैं चाहती थी कि जब मैंने उसे धोखा देते हुए पकड़ा था तब भी वह इतना ही दयनीय दिखता। बिना एक और शब्द कहे वह घूम गया और लंगड़ाते हुए चला गया। ग्राहक और मेरे सहकर्मी चुप थे। मैं जल्दी से बिल्ली को ढूंढने गया। वह कोरिन की बाहों में बैठी थी, इतनी संतुष्ट कि आपको अंदाजा भी नहीं था कि उसे लात मारी गई है। दामन, लड़की, कोरिन ने सांस ली। उसकी प्रशंसा ने मुझे वापस धरती पर ला दिया। पलकें झपकाते हुए मैंने अपने गुलाबी गालों को रगड़ा। मुझे ऐसे देखना बंद करो। जवाब में उसने ताली बजाना शुरू कर दिया। कुछ ग्राहक भी ताली बजाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं इस तरह के ध्यान से बहुत शर्मिंदा था। सभी को शांत होने में कुछ मिनट लगे। नाना, एक अन्य सहकर्मी, ने गिलास और चाय पहुंची। कोरिन ने मुझे स्टोरेज रूम में खींच लिया और ऐसा करते हुए उसने मुझे बिल्ली दी। ये बहुत बढ़िया था, तुमने मडॉक की गांड मार दी। बिल्ली को दुलारते हुए मैंने उसके कानों के बीच में हाथ फेरा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह, अच्छा, एक कमीना बन रहा था, हमेशा की तरह। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उससे डेटिंग की है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह यहाँ आया। इसे एक अनुस्मारक के रूप में लें। उसने मेरे चेहरे पर एक चमकदार गुलाबी नाखून लहराया। अब बुरे लड़कों के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ठीक है? मैं कुछ उदास होकर हंसा। मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था। मुझसे फिर वादा करो। ठीक है, ठीक है। मैंने अपनी हथेली को अपने दिल पर रख लिया। अब कोई बुरे लड़के नहीं, चाहे वे कितने भी सेक्सी या मज़ेदार या कितने भी गहरे और दिलचस्प क्यों ना हों। भले ही वे चॉकलेट पसीना बहाएं। मडॉक मेरे बुरे डेटिंग निर्णयों की लंबी कतार में अंतिम था। मैं उस पर अड़ा हुआ था। उसने मुंह बनाया, खुद को हिलाते हुए जैसे कि उसकी त्वचा पर मकड़ियां रेंग रही हों। उफ, मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। कितना घिनौना है। उसने छोटी सी जगह में कई बक्सों में से एक में हाथ डाला। अपने कंधे के ऊपर से मुझे देखते हुए उसने कुछ लंबी, सफ़ेद और फजी चीज़ उठाई। चूंकि हम वैसे भी यहाँ वापस आ गए हैं। आखिरी बार, मैंने कराहते हुए कहा, मैं पूंछ नहीं लगाने जा रहा हूँ। कोरिन ने झल्लाते हुए कहा, लेकिन इसे पहनकर आप उन्हें बहुत प्यारी लगेंगी। किसके लिए अधिक प्यारा? इंटरनेट पर हर कोई। अपने होठों को सिकोड़ते हुए मैं धारीदार दीवार से टिक गई। तो मैं इसे बिल्कुल नहीं पहनना चाहती। ठीक है, कान ही काफ़ी हैं, मुझे लगता है, मैंने कहा। मुझे नहीं पता कि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए पहले क्यों सहमति दी थी। कोरिन ने पीछे हटते हुए कैमरे से छेड़छाड़ की। इसे व्लॉगिंग कहते हैं। मैंने उसकी ओर एक खाली नज़र से देखा। वीडियो ब्लॉग, सोशल मीडिया, क्या ये शब्द आपके लिए कुछ मायने रखते हैं? कोई बात नहीं। गालों में हवा भरते हुए उसने झल्लाहट में चिल्लाते हुए कहा, अमीना, जब से तुमने कैफेलिंग के इंस्टाग्राम के लिए पहला वीडियो बनाया है, तब से हमारा व्यापार बढ़ गया है। इस दर पर मालिक हमें वेतन वृद्धि देगा। वेट्रेस बनना मेरा सपना नहीं था, लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने का लालच था। मैंने बड़ी मुस्कान बिखेरी। बढ़िया बात है, जब तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। उसने अपने द्वारा व्यवस्थित लैपटॉप पर एक बटन दबाया, फिर मुझे अंगूठा दिखाया। बिल्ली को गोद में लेकर मैं एक तरफ से दूसरी तरफ झुक गया और गाना शुरू कर दिया। यह एक मूर्खतापूर्ण गीत था, जिसे मैंने सड़कों पर घूमने के अपने ढेरों घंटों के दौरान लिखा था। यह अजीब है कि जब आपके पास घर कहने के लिए कोई जगह नहीं होती तो दुनिया कैसी दिखती है। इससे भी मज़ेदार यह है कि आप उस सारी उदासी से एक खुशनुमा गीत लिखने के लिए कैसे प्रेरित हो सकते हैं। कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मैंने आखिरी लाइन बोली, फिर बिल्ली का पंजा पकड़ा ताकि लगे कि वो हाथ हिला रही है। अगले हफ्ते मिलते हैं। कोरिन ने लैपटॉप बंद कर दिया और मुझे ध्यान से देखा। क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तुम बुरे नहीं हो? बुरा नहीं है। मैं हंसा, जैसे कि आप वाकई बहुत अच्छा गाते हैं। ज़रूर किसी ने आपको ये बताया होगा। बिल्ली को फर्श पर रखकर मैं पीछे की ओर झुक गया ताकि मेरा चेहरा छिप जाए। तुम पहले हो। वह नहीं थी। यह अजीब है, मुझे लगता है। चलो, नाना के लिए जगह बहुत व्यस्त होने से पहले ही बात शुरू कर देते हैं। जांच पड़ताल वाली बातचीत को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हुए मैंने अपने बिल्ली के कान ठीक किए और स्टोरेज रूम का दरवाज़ा खोला। कॉफ़ी की तीखी गंध मेरी नाक में भर गई। नाना ने मेरी नज़र पकड़ी। उनकी लंबी सुनहरी चोटी तेज़ी से इधर उधर उछल रही थी। अरे, मैंने कहा। अरे खुद ही। जीभ बाहर निकालते हुए उसने खचाखच भरी मेज़ों की तरफ अपना सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं है कि तुम लोग अपने बेवकूफ़ वीडियो बनाते हो, लेकिन मुझे इतने लंबे समय तक अकेला मत छोड़ो। वे मेरे बेवकूफ़ नहीं हैं। कोई बात नहीं। मैंने कागज़ का एक पैड छीना और एक बड़ी मुस्कान के साथ नाना को कंधे से कंधा मिलाकर नए ग्राहकों के पास पहुंचा। अरे, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? दिन बिना किसी और घटना के बीत गया। दोपहर के करीब 3 बजे जगह इतनी शांत हो गई कि मैं आराम कर सका और थोड़ा पानी पी सका। पानी पीते हुए मैंने कोरिन को देखा जो कॉफ़ी मग के एक शेल्फ के पास मंडरा रही थी।
जब मैंने देखा कि वह अपने स्मार्टफोन को देख रही थी, फिर चिंता से अपने चेहरे को मोड़ते हुए मेरी ओर देख रही थी, तो मेरा दिल दहल गया। मडॉक से निपटने के बाद मैं हाई अलर्ट पर था। मैं उसकी ओर बढ़ा। उसने मुझे आते हुए देखा। स्टोरेज रूम के पास दालान में घुस गई जहां हम अकेले हो सकते थे। दीवार से सटकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, अमीना, हे भगवान, क्या है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। उसकी आंखों की सफ़ेदी मुझे परेशान कर रही थी। अपना फ़ोन उठाकर उसने उसे घुमाया ताकि मैं स्क्रीन देख सकूं। कैफ़े के इंस्टा अकाउंट ने मेरी तरफ देखा। ठीक है, मैं उलझन में पड़ गया। मैं क्या हूं? मैंने कभी बात पूरी नहीं की। कोरीन के साथ मेरे द्वारा बनाए गए सबसे नए वीडियो के नीचे एक टिप्पणी थी, Violet_Beats and Blast। नमस्ते, मैं बीट्स एंड ब्लास्ट रिकॉर्ड्स हूँ। हम इस वीडियो में आपके कर्मचारी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने डीएमएस देखें। इसे जोर से पढ़ते हुए मैंने पूछा, एक रिकॉर्ड कंपनी? अमीना, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? गरजते बादलों की एक दीवार मेरे सीने में घुस गई। मुझे संदेह है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मुस्कुराहट शुरू में हल्की थी, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने वीडियो देखे। उन्होंने तुम्हें सुना। अमीना, यह एक संगीत कंपनी है। वे चाहते होंगे कि तुम उनके साथ काम करो। अपनी बात पर ध्यान मत दो, मैंने धीरे से कहा। वे किसी भी विषय पर बात करना चाह सकते हैं। उसने अपना सिर इतनी तेजी से हिलाया कि उसके बिल्ली के कान जमीन पर उछल गए। अकाउंट के निजी संदेशों को स्क्रॉल करते हुए उसने मुझे Violet_Beats and Blast द्वारा भेजा गया संदेश दिखाया। इसमें एक नंबर दिया गया था और अनुरोध किया गया था कि हम संपर्क करें। आपको उन्हें कॉल करना होगा। मैंने अचानक अपने सेलफोन को पीछे की जेब में रखा और हाथ से छुआ। क्या होगा अगर यह कोई शरारत है? मुझे कैसे पता चलेगा कि यह कोई फर्जी अकाउंट या कुछ और तो नहीं है? मेरे कंधों को पकड़ते हुए उसने मुझे सीधे चेहरे पर देखा। अमीना रिचर्ड्स, अगर तुम अभी स्टॉक रूम में नहीं गई और उस नंबर पर कॉल नहीं किया, तो मैं उस शापित पूंछ से तुम्हारा दम घूंट दूंगी जिससे तुम इतनी नफरत करती हो। अपनी ठोड़ी उठाते हुए मैंने उसे एक त्वरित, बिना किसी बकवास के सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर यह नकली है, तो तुम किसी को ये बताने की हिम्मत मत करना कि मैं इसके झांसे में आ गया। उसने मुझे बिल्कुल वैसी ही गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया। मुझे कसकर पकड़ते हुए वह क्रिसमस ट्री की तरह चमक उठी। हे भगवान, अगर तुम मशहूर हो जाओ तो कृपया मुझे मत भूलना, ठीक है? उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसकी बचकानी उत्तेजना मेरी बेचैनी को शांत करने के लिए पर्याप्त थी। बिल्कुल नहीं। मैंने जल्दी से उसके फ़ोन पर संदेश से नंबर कॉपी करके अपने फ़ोन में रख लिया। जब मैं ये करूं तो बाहर जाओ और नाना को मेरा पीछा करने से रोको। दरवाज़ा खोलकर मैं छोटे से कमरे में घुस गया। अलमारियां इतनी अव्यवस्थित थीं कि धारीदार दीवारें मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। मैं लैपटॉप के पास कुर्सी पर बैठ गया, फिर उछल पड़ा। बैठने के लिए बहुत बेचैन था। क्या मैं वाकई ऐसा कर रहा हूँ? पुरानी यादों और बहुत ही तीखे डर की लहर ने मुझे झकझोर दिया। अपनी जीभ काटते हुए मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला और उस नंबर को घूरने लगा जो मैंने उसमें टाइप किया था। नीली स्क्रीन स्थिर थी, मेरे अंदर की तरह नहीं। बस फ़ोन करके देखो। इस कॉल में कोई बुराई नहीं थी। अगर यह फर्जी होता तो ठीक, मुझे निराशा होती, लेकिन अगर यह असली होता तो? ओ बकवास, क्या होगा अगर यह वास्तविक हो? क्या त्यागे गए सपनों को दूसरा मौका मिला? अपना संकल्प मजबूत करते हुए मैंने अपना ध्यान फ़ोन पर केंद्रित किया और मैंने उस नंबर पर कॉल किया। अध्याय 2 बाघ। लानत है। दीवार पर अपनी हथेली पटकने से पूल रूम में गूंज की आवाज़ गूंज उठी। पानी ने शोर को और बढ़ा दिया, उसे धातुमय और कच्चा बना दिया। वायलट ने कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने बस एक तौलिया मेरी ओर बढ़ाया। सूख जाओ। उसने वास्तव में कहा कि वह अपने अनुबंध से बाहर निकल रहा है। मेरे बालों से पानी की बारिश हुई जो मेरे आधे नग्न शरीर पर चमक रहा था। तैराकी हमेशा से ही खुद को केंद्रित करने का एक तरीका रहा है। इसने मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद की। अब इस समाचार के साथ ही उसके द्वारा किया गया हर अच्छा काम खत्म हो गया। मैं क्रोधित था। सीधे खड़े होकर मैंने अपने उपाध्यक्ष का सामना किया। उसके लंबे लाल बाल ऊपर की ओर खींचे हुए थे, जो उसके हमेशा धैर्यवान चेहरे की पहले से ही चिकनी त्वचा को और भी कस रहे थे। तौलिया लहराते हुए उसने आह भरी, बाक, बस कपड़े पहन लो। तुम उससे बात करना चाहोगे इससे पहले कि वह इमारत से बाहर निकल जाए, और वो अभी भी यहाँ है। सेंटिनो फ्रेश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी कंपनी में घुस आया और घोषणा की कि वह अपना अनुबंध समाप्त कर रहा है, और उसने व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा भी नहीं था। उस कमीने के पास पीतल की गेंदें थीं। वो कहाँ है? क्या वो फराह के साथ है? हाँ, लेकिन बाक, रुको। केवल अपनी काली स्विम ट्रंक पहने हुए, जो मेरी जांघों से कसी हुई थी और मेरे टैटू वाले शरीर को दिखा रही थी, मैं तेजी से आगे बढ़ते हुए कांच के दरवाजे से बाहर निकल गई। बीट्स और ब्लास्ट रिकॉर्ड्स में कई मंजिलें शामिल थीं। ये सबसे ऊपर था। पूल निजी था और मेरे लिए ही था। अगर वायलट सही थी, तो सेंटिनो मेरे सचिव के साथ कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए रुका हुआ था।
हॉल में मैं कई कर्मचारियों के पास से गुजरा। जब मैं कमरों से गुजरा तो महिलाएं मेरी नम त्वचा को घूर रही थीं। मैं एक मिशन पर था, मेरे पास उनकी भूखी निगाहों का आनंद लेने का समय नहीं था। पुरुषों ने भी देखा, लेकिन उनकी आंखें ईर्ष्या से काली थीं। वे कैसे नहीं हो सकते थे, चाहे मैं चाहूं या न चाहूं। मैं बाग डिवाइन था, अपने पिता के अरबों डॉलर के संगीत साम्राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी। मैं वह आदमी था जो वे सभी बनना चाहते थे, और महिलाएं मेरे साथ रहने के लिए तरसती थीं। मेरे निजी लॉबी में घुसते ही मैंने सैंटिनो के चेहरे पर आश्चर्य की झलक देखी। वह सामने की डेस्क पर झुका हुआ था, कभी अपने सामने फॉर्म भर रहा था तो कभी मेरी सेक्रेटरी की विशाल क्लीवेज को घूर रहा था। मेरे आने पर उसने पेन को ऐसे उठाया जैसे वह कोई हथियार हो। यह अच्छा था। उसकी सहज बुद्धि उसे बता रही थी कि सिर्फ स्विम ट्रंक में भी मैं डरने लायक आदमी हूँ। बाघ, उसने कहना शुरू किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर रुक गया, उसे डेस्क पर पीछे की ओर झुका दिया। मेरी सचिव फराह ने परेशानी में अपना मुंह ढक लिया। मेरी त्वचा पर पानी की आखिरी कुछ बूंदें सैंटिनो की शर्ट पर उछली। तुम अपने अनुबंध से बाहर निकलने के लिए मेरी कंपनी में आते हो और तुम मुझे मेरे चेहरे पर नहीं बता सकते? आराम से रहो। वह हंसा, लेकिन उसे पसीना आने लगा था। वह मेरी बाहों की डोरियों को कैसे लचीला बनाता है, ये देखने के लिए आगे की पंक्ति में बैठा था। तुम बहुत व्यस्त आदमी हो, बाघ। मुझे लगा कि वायलट इसे संभाल लेगी। और जब आपने हमारे साथ हस्ताक्षर किए, तो क्या आपने यह वायलट के माध्यम से किया? उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मुझे तुम्हारे पिता से हाथ मिलाना याद है, तुम्हें नहीं। असल में मुझे याद है कि तुम वेगास में किसी पार्टी में थे, या शायद तुम जेल में सजा काट रहे थे। मेरी याददाश्त हमेशा इतनी अच्छी नहीं रहती। मैंने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, आपने मेरे पिता के साथ ऐसा कभी नहीं किया होता। बाघ, यह व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह व्यवसाय है। बिजनेस। मैंने शब्द उगल दिया और धीरे धीरे उसके करीब झुक गया। मेरे पिता ने तुम्हें मशहूर बनाया और तुम उन्हें इस तरह धन्यवाद देते हो? क्या इस जगह को बर्बाद करके आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं? मेरी मुक्का इतनी तेजी से मुड़ी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित किया। उसकी नाक पर मुक्का मारने के बजाय मैंने उसकी शर्ट के सामने के हिस्से को पकड़ लिया। उसका अहंकार भय में बदल गया। बाज, वायलट, वह एक बुद्धिमान महिला थी, मेरे पीछे आ गई थी। मेरे मध्य भाग तक पहुंचते हुए उसने मुझे पीछे की ओर खींचने की कोशिश की। बाज, शांत हो जाओ, यह मदद नहीं कर रहा है। बेशक वह सही थी, लेकिन सैंटिनो के शब्दों ने मुझे किसी भी अपमान से कहीं ज्यादा गहरा आघात पहुंचाया था। मैं गुस्से से लाल हो गया था, और यह सब इसलिए क्योंकि वह सही था। वायलट ने अपनी आवाज धीमी कर दी, बाज, प्लीज। जब मैंने उसे छोड़ा तो मेरी उंगलियां तनाव से कांप उठीं। मैंने उन्हें मोड़ा, फिर धीरे से वायलट को अपने ऊपर से हटाया। मेरी गर्म निगाहें दूसरे आदमी से कभी नहीं हटी। अपना कागजी काम पूरा करो और यहाँ से निकल जाओ। हमें ऐसे संगीतकारों की जरूरत नहीं है जो हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिबद्ध न हो। वह भारी सांस ले रहा था, उसकी उंगलियां काली पड़ गई थीं। उसने पेन को इतनी जोर से पकड़ा था कि वह टूट गया था। स्याही उसकी त्वचा पर फैल गई थी। तुम भाग्यशाली हो कि मैंने तुम पर मुकदमा नहीं किया, उसने कहा। आप भाग्यशाली हैं कि आपका अनुबंध आपको बिना किसी दंड के कटौती करने और भागने की अनुमति देता है, वायलट ने जवाब दिया। लॉरेंस डिवाइन इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। वो उन लोगों पर भरोसा करता था जिन्हें वह इस कंपनी में लाया था। उन्हें लगता था कि उनमें ईमानदारी है, गर्व है। उसका ये कहना कि सैंटिनो में वे गुण नहीं हैं, उसे झुंझला देता है। लोगों के अपने कारण होते हैं। पैसा, मैंने मंद मंद हंसते हुए कहा, यह हमेशा पैसा ही होता है। कम से कम एकलैंड के लेबल के पास कुछ फेंकने के लिए है। मैंने अपनी जीभ काट ली। डैनी एकलैंड मेरे पिता के प्रतिद्वंद्वियों में से एक थे। बीट्स और ब्लास्ट जितने अच्छे तो कभी नहीं थे, लेकिन अगर मैं अपने संगीतकारों को ऐसे ही खोता रहा। सैंटिनो ने दूर देखते हुए डेस्क पर झुककर देखा। फराह ने उसे वेट वाइप दिया, फिर एक नया पेन। उसकी क्रिस्टल नीली आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं, मानो मैं मदद के लिए उस पर चिल्लाऊंगा। उस नज़र ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने एक नकली मुस्कान पेश की और कहा, सब ठीक है। मेरे साथ गलत करने वाले पर अपना गुस्सा निकालना एक बात थी, लेकिन दूसरों को भी इस गोलीबारी में फंसने देना दूसरी बात थी। अचानक मुझे अपने स्विम ट्रंक और नंगे पैरों का एहसास हुआ और मैं तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। वायलट मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उसके जूते क्लिक कर रहे थे और वह मेरे साथ चलने की कोशिश कर रही थी। तुम क्या सोच रहे थे? उसने पूछा। अपने गीले बालों को सहलाते हुए मैंने कुछ नहीं कहा। एक सेकंड के लिए धीमा हो जाओ। मैं नज़दीकी लिफ्ट में घुस गया, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बाहर निकलने वाली महिलाएं मुझे कैसे घूर रही थीं। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, वह बाग डिवाइन थी। दरवाजे बंद होने से पहले उसने अपना फ़ोन उठाया और एक तस्वीर खींची। बढ़िया, इंटरनेट के लिए एक और यादगार तस्वीर। मानो लोगों के पास मेरे बारे में बात करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे। और मेरी इतनी सारी तस्वीरों में मैं ज्यादातर या पूरी तरह से नग्न क्यों थी? कम से कम मैं अच्छी दिख रही हूँ। छोटे मोटे उपकार।
वायलट दरवाज़ा बंद होने से पहले ही अंदर कूद गई थी। उसने तुरंत अपने पर्स से मेरे कंधे पर मारा। भागना बंद करो और मेरी बात सुनो। डैनी एकलैंड कमबख्त, सैंटिनो को भूल जाओ, मेरे पास खबर है। बहुत बढ़िया। कड़क शराब के साथ समाचार सुनने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दोपहर के 2 बज रहे हैं। तुम क्यों हो? कोई बात नहीं। मुझे मेरे दफ्तर में खदेड़ते हुए वायलट ने हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। बस मेरी तरफ देखो ताकि मुझे पता चले कि तुम सुन रहे हो। मेरा कार्यालय बड़ा और चौड़ा था। फर्नीचर सुखदायक सफ़ेद रंग का था। एक छोर पर एक आंशिक रसोई थी जिसमें बार था। संगमरमर समृद्ध चांदी के साथ घूमता था। मेरी मेज के पीछे की खिड़की से शहर का नज़ारा दिखता था। मेरी गद्देदार कुर्सी के पीछे एक सूट जैकेट टंगा था जिसे मैंने सजावट के लिए रखा था। मुझे पूरा यकीन है कि वायलट ने इसे मुझे उपहार के रूप में दिया था, या यह एक छोटी सी याद दिलाने वाली बात थी कि मेरा काम कितना महत्वपूर्ण है। यह मेरी शैली नहीं थी। मैं जीन्स और टी शर्ट वाला आदमी हूँ, लेकिन यह एकमात्र सूखी चीज़ थी जो मुझे दिख रही थी, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया और अपनी नंगी छाती पर सरका दिया। अभी के लिए ये ठीक रहेगा। स्टेनलेस स्टील के फ्रिज के पास जाकर एक गिलास में बर्फ भरकर मैंने उसमें वोडका डाल दी। तभी मैंने ध्यान से वायलट की तरफ देखा। मैं सुन रहा हूँ, उसने अपनी भौहें ऊपर उठाकर कहा। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती। वोडका मेरे गले में उतर गई, मेरे पेट में घूम गई और मेरे कड़वे मूड को कुछ हद तक दूर कर दिया। मैं अपनी वोडका किसी और के साथ शेयर न करने का मोह कर रहा हूँ। हर कोई दिन के बीच में शराब नहीं पीता। बाक, बहुत बुरा हुआ। इससे सभी लोग अधिक मित्रवत हो जाएंगे। जो भी हो, बस इसे देखो। अपना फ़ोन निकालते हुए उसने स्क्रीन पर टैप किया। एक वीडियो लोड किया। मुझे पता है कि आप सैंटिनो को खोने से दुखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपकी समस्याओं का जवाब यहीं मिल गया है। मेरी समस्याएं। मेरे वीपी इस विनाशकारी तथ्य का उल्लेख कर रहे थे कि मेरे पिता का साम्राज्य लगातार प्रतिभाओं को खो रहा था। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद कई लोग बाहर चले गए, लेकिन अन्य लोग भी बह गए क्योंकि मेरे प्रत्येक निर्णय ने हमारे घाटे को रोकने में विफल रहा। लोग घबरा रहे थे, निवेशक अपनी चेकबुक बंद कर रहे थे। जो लोग कभी मेरे पिता से सलाह लेते थे और ज्ञान देते थे, उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मैं असफल हो रहा था। तो अगर वायलट के पास कोई जवाब होता तो मुझे सुनना ही पड़ता। वीडियो में लड़की समय में जमी हुई थी। जैसे ही वो रुकी, मैं उसे स्वतंत्र रूप से जांचने में सक्षम था। कौवे के पंख जैसे काले छोटे बाल उसके कानों को गुदगुदा रहे थे। उसके सिर पर 2 सफ़ेद रोएदार कान थे। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह अपनी बाहों में बिल्ली को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे अचानक आश्चर्य हुआ कि उसकी आंखों का रंग क्या था। फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि यह सब क्यों मायने रखता है। वीडियो का एक भी फ्रेम मेरे लिए बेकार था। वायलट क्या खेल रही थी? वह मुझे उत्सुकता से देख रही थी। मैंने अपने ड्रिंक का एक लंबा घूंट लिया। मैंने शुरू किया, अपने प्रत्येक शब्द को हवा में गाढ़ा करते हुए। क्या यह मेरी समस्याओं का समाधान है? उसके मुंह के किनारे नीचे झुक गए। ये है तुम्हारा वह स्वर। यह कोई बुरी आवाज़ नहीं है। हाँ। उसने फ़ोन पर उंगली हिलाई। ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है जिसकी इस कंपनी को ज़रूरत है। वह एकदम नई है, वह अलग है। वो एक लड़की है जिसने ये बिल्ली के कान क्या पहने हैं? उफ। उसका हाथ ऊपर आया और उसने मेरी खोपड़ी पर कई बार थपथपाया। उफ उफ उफ। तुमने अभी तक उसका गाना भी नहीं सुना है। मैंने ड्रिंक के साथ काले बालों वाले अजनबी की ओर तेजी से इशारा किया। मुझे लगा कि आपके सुझाव में एक गायक शामिल होगा। जो क्या? एक बड़ी चूचियों वाली अभिनेत्री बनने की चाहत? मेरी भौहें सिकुड़ गईं। कोई तो है। तुम्हें वो कहाँ मिली? इंस्टाग्राम। क्या यही बात है? हे भगवान, मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। मुझे यह मत मानिए, सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों के करियर को आगे बढ़ाया है। उसकी उपेक्षा करते हुए मैंने अपना गिलास फिर से भर लिया। ममम। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। सच में, तुम कैसे समझ सकते हो? तुम तभी ऑनलाइन दिखते हो जब लोग तुम्हें लापरवाही करते हुए पकड़ लेते हैं। मेरा मतलब है, उन लड़कियों ने 5 मिनट पहले ही लिफ्ट के बीच में स्विम ट्रंक में तुम्हारी तस्वीर खींची थी। ठीक है। ये सुनकर मुझे मुस्कुराहट आ गई। क्या तुम मेरी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने प्यारे हो सकते हो। उसने अपना फ़ोन मेरी नज़रों के सामने ला दिया। उसका नाम अमीना है और इन वीडियो की बदौलत जिस कॉफ़ी शॉप में वह काम करती है, उसके 8 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, ये प्रभावशाली है। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए। वायलट ने मुझे फ़ोन दिया। क्या ये कोई अनजान व्यक्ति वास्तव में मेरी कंपनी को बचा सकता है? यह एक ऐसा विचार था जो सच होने से बहुत अच्छा था। इस पर विचार करने पर भी मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। उत्साहित मत हो, मैंने खुद को चेतावनी दी। जब से मुझे बीट्स और ब्लास्ट का नियंत्रण सौंपा गया था, तब से कुछ भी सही नहीं हुआ था। अब इसमें बदलाव क्यों होगा? मैंने वीडियो शुरू किया। अमीना स्क्रीन पर हिल रही थी, एक सौम्य हरकत जिसने किसी तरह उसकी आवाज़ की लय को और बढ़ा दिया। वह जो गाना गा रही थी वह साफ था, मेरे कानों में पानी, क्रिस्टल और मखमल की तरह। वह फ़ोन के जरिए मेरी आत्मा की रूपरेखा को छू रही थी। वह जितनी देर गाती गई, उतनी ही आकर्षक होती गई।
उसके मोटे होंठ फैल गए, मुझे और भी लुभाते हुए, मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे और क्या कर सकते हैं। जिस तरह से उसकी छाती ऊपर उठती थी जब वह एक और गीत गाने के लिए एक नई सांस लेती थी, उससे मेरा मुंह सूख जाता था। फिर उसका सिर ऊपर उठा और उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा। तूफानी बादल की तरह धूसर, उसकी आंखों का रंग भी ऐसा ही था। वायलट ने मुझे इस महिला से मिलवाने के लिए जिस स्थिर विलक्षण फ्रेम का इस्तेमाल किया था वह एक चाल थी। इसने मुझे इस जीवन की इस लहर के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं किया था। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने वीपी को बताऊंगा कि यह समय की बर्बादी है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। वायलट की फुसफुसाहट में उपहास का भाव नहीं था। मैं सही थी, है ना? मैंने सावधानी से फ़ोन बंद किया और उसे वापस दे दिया। मुझे वह चाहिए। पता लगाओ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी धूर्त मुस्कान से उसका खेल उजागर हो गया। तुम्हें वो पहले ही मिल चुकी है ना? अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मैंने एक हॉट और फ्रेश इंटरनेट स्टार को हमारे यहाँ लाने के लिए मनाया और तय किया कि क्या वह एक ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहती है जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा, मेरे हाथ से गिलास छीनते हुए उसने एक घूंट लिया, तो हाँ, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा किया। हे भगवान! हंसते हुए मैं बार के ऊपर से उछला और उसे गले लगा लिया। तुम कमाल की औरत हो। वह सच में आ रही है। उसने क्या कहा? मेरी पकड़ से छूटते हुए वायलट ने गिलास एक तरफ रख दिया। वह हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। वह बहुत उत्साहित लग रही थी। वह कब आएगी? उसका विमान कल दोपहर को उतरेगा। ठीक है। और वह कब जाएगी? मुझे उसे हमारे साथ काम करने के लिए मनाने में कितना समय लगेगा? वायलट ने अपने होंठ चबाए। उसकी मुद्रा बंद थी। मैंने उसे एक तरफा टिकट खरीदा है। मैं आश्चर्य में हंसा। इस बारे में इतना मत मुस्कुराओ। कंपनी का खून सूख रहा है। अमीना को दुनिया को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम फिर से प्लेटिनम कलाकार बना सकते हैं, वरना वो सब कुछ जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी गायब हो जाएगा। मैंने धीरे से उसका कंधा पकड़ लिया। वायलट, उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी। हाँ? मैंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैं जितना संभव हो सके उतना गंभीर रहूं। हमारे सामने बहुत काम है और आप जानते हैं कि मुझे काम से नफरत है, लेकिन ये कंपनी मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपनी नौकरी बचाऊंगा, ये जगह और मेरे पिता ने जो कुछ भी बनाया है। ये लड़की साल खत्म होने से पहले ही बीट्स और ब्लास्ट को सीधे शीर्ष पर पहुंचा सकती है। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई भूत हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उसे कैसा लग रहा था। क्या मैं उतना ही आश्वस्त था जितना मैं बनना चाहता था? आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सोकैल कलाकार पुरस्कार के लिए समय पर तैयार हो जाएगी, है ना? वो बहुत तेज है। लगता है इसीलिए पापा ने उसे काम पर रखा है। यही वजह है कि तुमने उसे मेरे ध्यान में लाया, है ना? उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसकी आवाज़ कठोर थी। नहीं, मेरी आशा थी कि हम उसे एक स्टार बना सके जो कलाकारों को आकर्षित करेगा जो हमने खो दिए हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बाक, अगर वो इतने सारे लोगों के सामने हार जाती है तो ये हमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा तेज़ी से बर्बाद कर देगा। और धीमी मौत बेहतर है। उनमें इतनी शिष्टता थी कि उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। कुछ ही कदम चलने के बाद मैंने खुद को कमरे के दूसरी तरफ खड़ा पाया। दीवारों पर फैली खिड़कियां धुंधले आसमान को दिखा रही थीं। एले एक युवा शहर नहीं था, ये युवाओं के लिए एक शहर था। इन दिनों मैं पहले से कहीं ज्यादा बूढ़ा महसूस कर रहा था। क्या ये गंदगी से भरे डाइव बार में देर रात की शराब पीने की वजह से था? क्या यह उन महिलाओं की वजह से था जो जल्दी ही मेरे बिस्तर से बाहर निकलकर भूल जाती थीं? रास्ते के उस पार दूसरी इमारतों की खिड़कियां मुझे झिलमिला रही थीं। वे बहुत लंबे समय में सितारों को देखने के सबसे करीब थे। शायद तुम सही हो, मैंने धीरे से कहा। किसी अजनबी पर पैसा और प्रयास फेंकना इस कंपनी के आखिरी हिस्से को बर्बाद कर सकता है, मेरे पिता की विरासत। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पहली बार मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हमारे पास मौका है। हम दोनों पैरों से कूदने के अलावा और क्या कर सकते हैं? अपनी नाक से सांस लेते हुए मैं उस एक सांस को पकड़े रहा। जब मैंने आखिरकार उसे आज़ाद किया तो मुझे चक्कर आ गया। मुड़ते हुए मैंने देखा कि वायलट की आंखें चमक रही थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें इससे नफरत होगी, लेकिन ऐसा कहने की हिम्मत मत करना। तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो। कभी कभी, मेरा मतलब है। बैंगनी। उसकी आंखें उत्सुकता से फैल गई। हाँ, मुझे वाकई पैंट की ज़रूरत है। ये गीली चड्डी मेरे लिंग को ठंडा कर रही है। गहन मनोदशा बिखर गई। मेरी ओर बढ़ते हुए उसकी मुट्ठी ने मेरे कंधे पर जोरदार प्रहार किया। गधे। अपनी बाह को रगड़ते हुए मैं मुस्कुराया। मैं वास्तव में वहां पर तुम्हारे ऊपर काम कर रहा था, है ना? प्लेबॉय, तुम बहुत बढ़िया भाषण देते हो जगह की बर्बादी के लिए। मुस्कुराते हुए मैं अपनी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। कम से कम मैं यहाँ कुछ तो कर सकता हूँ। जिस तरह से मैंने ये कहा, उससे वह मेरी सुविधा के लिए बहुत ज्यादा सहानुभूति से मुझे देख रही थी। अपने नंगे पैर ऊपर करके मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया। मैं गंभीर हूँ, मेरे लिए कुछ पैंट लाओ। वायलट ने 1 मिनट तक मेरे बारे में सोचा। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे जब मैं कल उसे लैक्स से लेने जाऊंगी? तुम्हें लगता है कि मैं उसे पाने के लिए इतना उत्सुक हूँ, है ना?
जिस तरह से तुमने ये कहा है उससे ये गंदा लग रहा है। मैं हंसते हुए कुर्सी पर और भी गहराई में बैठ गया। गलत मत समझो, मैं किसी चूतर की तलाश में नहीं हूँ। अमीना हमारी जेब में पैसे डालने जा रही है, मुझे फिर से ऊपर ले आएगी। मैं उसके साथ खिलवाड़ करके उसे खराब नहीं करने जा रहा हूँ। जब तुम हमारी सूची की हर दूसरी लड़की के साथ संभोग कर रहे थे तब ये तर्क कहाँ था? ये पहली बार नहीं था जब उसने मेरी हुकअप आदतों के बारे में शिकायत की थी। जब मेरे पिता सब कुछ चलाते थे और मुझे बॉस बनने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने शायद 80% महिला प्रतिभाओं के साथ सोया था। यह शायद ही कभी अच्छा रहा हो। पता चला कि लोग बाग डिवाइन, एक संगीत किंवदंती के अमीर बेटे के साथ डेट करना पसंद करते हैं, बजाय उसके वन नाइट स्टैंड क्लब में शामिल होने के। वायलट दरवाजे के पास मंडरा रही थी। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? तुम उसके साथ नहीं सोओगे और इस बार सब कुछ खराब नहीं करोगे? मेरी अभिव्यक्ति काली पड़ गई, वह झेप गई। माफ करना, ये बात गलत निकली। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम आखिरकार कुछ करके दिखाओ। तुम सच में मुझे मेरी गलतियों के लिए जीने नहीं दे सकते, है ना? अपना हाथ उठाते हुए मैंने अपना सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ कि मैं अमीना के बिस्तर से दूर रहने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम कोशिश करोगे? इससे तुम्हें तसल्ली मिलेगी। कुछ सूखी पैंटें ही आरामदायक होंगी। ठीक है, माफ करें। अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से झुककर वह हॉल में चली गई। ये सुनकर अच्छा लगा कि आप व्यापार और मौज मस्ती को एक साथ नहीं रखेंगे। बस इतना ही। अरे, मैंने उस पर एक पेन फेंका था। वह दरवाजे के फ्रेम से टकराकर उछल गया, जिससे वह भाग गई। मैंने अपने चेहरे पर हथेली रगड़ी। क्या उसे मेरी बड़ी बहन की तरह व्यवहार करना था जो कभी मेरे पास नहीं थी? ऐसा लगता है जैसे वो सोचती है कि जैसे ही मैं इस लड़की को देखूंगा मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा। मैं कभी भी किसी महिला के लिए इस कंपनी को जोखिम में नहीं डालूंगा। ऐसा कहना अपमानजनक था। सिवाय इसके कि यह वह बात नहीं थी जो मुझे परेशान कर रही थी। मेरे दिमाग में जो बात घूम रही थी वह ये थी कि उसने पहले क्या कहा था। मैं उसे अपने पिता की याद दिलाता हूँ। यह ऐसी तारीफ थी जिसकी मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं थी। मेरे पिता दयालु, प्रतिभाशाली और दयालु थे, प्यार करने लायक इंसान। मैं उसके जैसा कुछ भी नहीं था, और मैं कभी भी ऐसा नहीं होऊंगा। अध्याय 3, अध्याय 3, अमीना। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, कोरिन ने अपनी कार फुटपाथ के सामने पार्क करते हुए कहा। हवाई अड्डे का प्रस्थान खंड शांत था। मंगलवार को दोपहर का समय यात्रा के लिए बिल्कुल भी सही समय नहीं था। मैंने कोरिन से मुझे छोड़ने के लिए कहा था क्योंकि मेरे पास न तो कार थी और न ही मैं उबर का खर्च उठा सकता था। वायलट ने मुझे वहां तक छोड़ने की पेशकश की। मैं एलए की पूरी तरह से खर्च वाली यात्रा के लिए कैसे मना कर सकता था? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वायलट, उसने आंखें घुमाईं। वह वाइस प्रेसिडेंट है ना? मुझे आश्चर्य है कि क्या वो क्वार्टरबैक खेलेगी जिससे आप मिस्टर बिग शॉट से मिलने से बच जाएंगी। मिस्टर बिग शॉट, उसका मतलब है बाग डिवाइन। वायलट के साथ फ़ोन कॉल के बाद कोरिन मेरे लिए खुशी मनाने और ऑनलाइन बीट्स एंड ब्लास्ट पर पागलों की तरह रिसर्च करने के बीच झूल रही थी। कुछ महीने पहले संस्थापक के निधन की खबर सुनकर वह चौंक गई थी। मुझे कम झटका लगा था। मुझे पता था कि लॉरेंस की मृत्यु हो गई है। मैं बचपन से ही उनके संगीत का प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीट्स एंड ब्लास्ट का मालिक वह था। कोरिन की उदासी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसने नए सीईओ की तस्वीरें एक बार देखीं और बेहोश हो गई। मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया था। बाक एक ऐसे एक्शन हीरो की तरह दिखते थे जो किसी इमारत की खिड़की से मोटरसाइकिल को घुसा देता, एक हाथ से बिकनी पहनी महिला को बचा लेता और साथ ही उसका पीछा कर रहे पुलिस वालों को उंगली दिखाता। मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। एक ऐसा बुरा लड़का जो दूसरों के साथ खेलना पसंद करता था। एक ऐसा लड़का जिसके लिए मैं बार बार और बार बार और बार बार गिरता था, यहाँ तक कि कोरिन भी मुझे वही गलतियां करने से रोकने की पूरी कोशिश करती थी। मेरा एक प्रकार था। मुझे पता था कि मेरा एक प्रकार है, लेकिन मेरा भी एक लक्ष्य था, और वह जितना भी हॉट था, बाग डिवाइन दूसरा मडॉक नहीं बनने वाला था। मेरे लिए अब कोई बुरे लड़के या खेलने वाले लड़के या किसी भी तरह के लड़के नहीं। जब तक मैं अपने सपनों की राह पर अपने दोनों पैर नहीं जमा लेता तब तक डेटिंग रोकनी पड़ी। फिर भी ऑनलाइन पपराजी की तस्वीरों में बाघ के खूबसूरत चेहरे को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का विचार डराने वाला था। मुझे उम्मीद थी कि कोरिन सही कह रही थी कि वीपी मुझे बाघ से दूर रखेंगे। उस आदमी से दूर रहना मेरे दिल के लिए आसान होगा। हमारे पीछे एक कार ने हॉर्न बजाया। एयरपोर्ट के एक सुरक्षा गार्ड ने अधीरता से कोरिन की ओर इशारा किया। यही है, मैंने अपना सूटकेस पकड़ते हुए कहा। मैंने जल्दी से हवा का एक झोंका छोड़ा। मेरे लिए मेरी शिफ्ट कवर करने के लिए धन्यवाद, कोरिन। ये जानकर अच्छा लगा कि अगर बीट्स ने मुझे मना कर दिया तो मेरे पास एक विकल्प है। चुप रहो, उसने कहा और मुझे जोर से गले लगा लिया। तुम कभी भी कैफे लाइन में काम नहीं करोगी, मेरा विश्वास करो। कोई भी तुम्हें मना नहीं कर सकता, अमीना। उसकी आंखें चमक उठी। मुझे यकीन है कि बहुत से गायकों को सिर्फ पहचान पाने के लिए खुद को मारना पड़ता है, और तुमने ये गलती से किया। मैं तब तक मुस्कुराता रहा जब तक मेरी आंखों में आंसू नहीं आ गए। मुझे तुम्हारा आशावाद पसंद है।
एक और गले लगाने के बाद मैं फुटपाथ पर चढ़ गया। कोरीन ने मुझे देखकर हाथ हिलाया, चिल्लाते हुए गाड़ी चलाकर चली गई। मुझे भूलने की हिम्मत मत करना, मिस फेमस। हंसते हुए मैंने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं करूंगा। पोर्टलैंड की हवा का आखिरी स्वाद लेते हुए मैंने अपना सूटकेस उठाया और एयरपोर्ट के स्लाइडिंग दरवाजों की ओर बढ़ गया। कर्ब साइड लगेज ड्रॉप ऑफ के पास इंतजार कर रहे लोगों में से एक ने मुझ पर हंसी उड़ाई। मशहूर है ना, क्या तुम कोई ऐसे हो जिन्हें मैं जानता हूँ? उसने पूछा। मैं शर्माते हुए चलता रहा। माफ करना, नहीं, मेरा दोस्त बस बेवकूफ़ी कर रहा था। उसने अपनी घनी भौहें उठाईं। मुझे तब तक देखता रहा जब तक मैं उसे देख नहीं पाया। उसके हल्के फुल्के सवाल ने मेरी उत्तेजना को दबा दिया। मैं मशहूर नहीं था और उसके चेहरे पर संदेह बता रहा था कि उसे नहीं लगता कि मैं मशहूर हो सकता हूँ। शायद यह एक शगुन था। मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति बनने में सफल क्यों हो सकता हूँ जिसे जानने लायक समझा जाए। घबराओ मत, मैंने खुद से दृढ़ता से कहा, यह बहुत बढ़िया होने वाला है। क्या मुझे कुछ अच्छे भाग्य की आवश्यकता नहीं थी? एक त्वरित चेक इन के बाद फिर सुरक्षा जांच से गुजरते हुए मैं अपने गेट पर एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं व्यस्त रहने के तरीके खोजने में माहिर हूँ। मैं हमेशा इस तरह के लंबे समय तक खाली रहने के लिए उत्सुक रहती हूँ। एक छोटी नोटबुक निकाली जिसकी बाइंडिंग इतनी ज्यादा खराब थी कि वह खुलते ही गिर गई। मैंने लिखना शुरू कर दिया। कविताएं या गीत लिखना मेरी आदत है, लेकिन इस बार कुछ मिनटों के बाद मैं बेचैन होने लगा। मेरा दिमाग बार बार एक खास चीज पर जा रहा था। एक शानदार खूबसूरत टैटू वाली चीज, बाग डिवाइन। भौहें सिकोड़ते हुए मैंने अपना फ़ोन निकाला और ब्राउज़र खोला। अब जब मैं अकेला था तो मैं उसके बारे में और ज़्यादा जानने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका चेहरा मेरी स्क्रीन पर छा गया। मेरा दिल मेरे गले में भर गया। सच में वह बहुत ही अच्छा दिखता है। मुझे उसके पिता से कुछ समानता दिखी, खास तौर पर उसके मुंह और ठोड़ी के आकार में, लेकिन उनकी आंखें एक जैसी नहीं थीं। लॉरेंस की जो तस्वीरें मैंने देखी उनमें हमेशा उनकी गहरी पुतलियों में एक दयालुता छिपी रहती थी, मानो आप उनसे सड़क पर मिल सकते हैं और वे आपको गले लगा लेंगे, भले ही आप अजनबी ही क्यों ना हो। बाग में वह आभा नहीं थी। उसकी ऊर्जा तीव्र थी। मैंने अपनी उंगली स्क्रीन पर फिराई, ये पुष्टि करते हुए कि उसकी तस्वीर मुझे काट नहीं सकती। लॉरेंस डिवाइन ने ऐसा जंगली दिखने वाला बेटा कैसे बनाया? इंटरनेट पर खोज करते हुए मैंने बाघ के बारे में एक के बाद एक लेख देखे। उनके प्लेबॉय होने के बारे में कई चरित्र हनन ब्लॉग थे, जिनमें से प्रत्येक में लगभग नग्न तस्वीरें भरी हुई थीं। लेकिन जब मैंने लंबे समय तक देखा तो जो मैंने पाया वो मेरे दिमाग को झकझोर गया। वो सिर्फ परेशानी की तरह नहीं दिखता था, बल्कि वो खुद परेशानी था। बार झगड़े, कार दुर्घटनाएं, उच्छृंखल आचरण, संपत्ति का नुकसान। सूची बढ़ती ही चली गई। अपने आप में सब कुछ काफी छोटा था, लेकिन जब एक साथ रखा गया तो यह एक डरावनी तस्वीर पेश करता था। एक लेख में बताया गया था कि लॉरेंस डिवाइन ने बाघ को जेल से बाहर निकालने के लिए कितना पैसा खर्च किया था। अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए मैं उन तस्वीरों पर वापस गया जो कोरीन ने पहले खींची थीं। बाघ एक कुरकुरे काले सूट जैकेट में थे और शीर्षक था, अस्थि कैंसर ने लॉरेंस डिवाइन का जीवन समाप्त कर दिया। उनके बेटे को उनका संगीत साम्राज्य विरासत में मिला। ये क्रूर व्यक्ति मेरे संगीत करियर का प्रभारी बनने जा रहा था। कृपया लॉस एंजल्स के लिए उड़ान 166 पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। लाउडस्पीकर पर एक आवाज़ गूंजी। अपने परस्पर विरोधी विचारों से बाहर निकलकर मैंने अपना सूटकेस और नोटबुक उठाने की जल्दी की। मैं इस संभावना से घबरा गया था कि मैं बाघ डिवाइन से मिलने जाकर एक बड़ी गलती कर रहा हूँ। मैंने खुद से कहा, अपना ध्यान केंद्रित करो। टिकट लेकर काउंटर की ओर भागते हुए, ध्यान केंद्रित करो, सांस लो, और इससे पहले कि आप खुद को इससे बाहर निकालने की बात करें, उस विमान पर चढ़ जाइए। तारांकन 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 तारांकन। विमान पर चढ़ने के लिए खुद को तैयार करने में समस्या। क्या ये था कि मैं अपना फ़ोन अपने गेट पर एक कुर्सी पर भूल गया था? खुद को कोसते हुए मैं लैक्स में एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर भटकता रहा। मेरा फ़ोन खोना एक बात थी, लेकिन मेरी फ्लाइट भी 1 घंटे देरी से लैंड हुई थी। किसी तरह के बैकअप ने हमें बहुत लंबे समय तक टर्मिनल पर बैठने के लिए मजबूर किया था। दूसरे एयरपोर्ट पर कोई मेरा फ़ोन ढूंढकर मुझे भेज सकता है, ये काफ़ी तार्किक लग रहा था। लेकिन मैंने जितने लोगों से बात की, हर कोई पिछले वाले से ज़्यादा ऊब गया था। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनमें से एक ने मुझे खोई हुई चीज़ों के लिए एक फॉर्म भरने को कहा और जोर देकर कहा कि मैं उसे एक पता दूं जहां वे फ़ोन लौटा सकें। लेकिन मेरे पास कोई पता नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ कहाँ रह रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैंने बेहतर सावधानी नहीं बरती। मुझे वायलट या कोरीन का नंबर याद नहीं था। मैं किसी से कैसे संपर्क कर सकता था? हार कर मैंने फॉर्म पर कुछ सरल शब्द लिख दिए, बीट्स एंड ब्लास्ट रिकॉर्ड कंपनी। महिला ने कागज़ को स्कैन नहीं किया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैंने जो लिखा है वह ठीक है या नहीं। मैंने बस उस पर्ची की एक प्रति ली जो उसने मुझे सौंपी थी, और फिर मैं चलने लगा। कम से कम मेरे पास मेरा सूटकेस तो है। लॉबी में मैंने लोगों की भीड़ को देखा और वायलट के बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया। मुझे नहीं पता था कि वह कैसी दिखती है या वह अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी या नहीं।
उसने कहा था कि वह मेरे नाम का बोर्ड पकड़ेगी, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं था। मैं 2 घंटे लेट था। शायद उसे लगा कि मैं डर गया हूँ, लेकिन मैं डर नहीं सकता था, चाहकर भी नहीं। मेरे पास वापसी का टिकट नहीं था, लगभग पैसे भी नहीं थे, और मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता था। अपना सिर ऊंचा रखते हुए मैं चहल पहल भरे फुटपाथ पर निकल पड़ा। टैक्सियों की भीड़ ने मुझे कई विकल्प दिए। मैं सबसे नज़दीक वाली टैक्सी में चढ़ गया। मेरी उम्मीदें पूरी हो गई थी कि ड्राइवर को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। वो एक युवा व्यक्ति था, उसके दांत बहुत सफ़ेद थे और वह मुझे देखकर मुस्कुराया। पता, मिस? बेचैनी से मैं आगे की ओर झुका। देखो, मुझे असली पता नहीं पता, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बीट्स और ब्लास्ट बिल्डिंग कहाँ है? उसके चेहरे के भावों में क्षण भर की उलझन ने मेरे पेट में गांठ बना दी, लेकिन फिर उसने इंजन को तेज कर दिया, रेडियो को क्रैंक कर दिया ताकि स्थिर और रॉक संगीत सुना जा सके। कोई समस्या नहीं, बस खूबसूरत नज़ारों का आनंद लें, हम बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे। मेरे शरीर से तनाव दूर हो गया। मैंने राहत भरी, लगभग मानसिक रूप से विक्षिप्त हंसी दबा ली। ये काफ़ी समय बाद मेरी पहली अच्छी खबर थी। क्या आप इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं? मैं तो अवश्य ही ऐसा करूंगा। अध्याय 4 बाघ। इमारत में चहलकदमी करते हुए मैंने एक बार फिर अपने फ़ोन पर नज़र डाली। वायलट के तेज संदेश मुझे घूर रहे थे। अभी भी हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक यहाँ नहीं है। कोई शब्द नहीं। उसके फ़ोन का जवाब नहीं दूंगी, कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ गड़बड़ थी। मेरी दुनिया बिखर रही थी, और उम्मीद की एक किरण लैक्स के अंदर कहीं खो गई थी। मैं अपने दफ्तर से गुजरा, फिर वापस आ गया। भाड़ में जाए। अपना फ़ोन जैकेट की जेब में ठूंसते हुए मैं हॉल में बाहर की ओर तेज़ी से चला गया। मैं इस तरह बैठे बैठे नहीं रह सकता, मैं खुद ही एयरपोर्ट चला जाऊंगा। यही एक चीज़ थी जिसके बारे में मैं सोच सकता था। मैं एक एक्शन मैन था, अक्सर गलती करने के लिए भी। लिफ्ट का इंतज़ार करने में बहुत अधीरता थी, इसलिए मैं सीढ़ियों से नीचे भागा। मैंने जो भी तैराकी की, उससे मैं स्वस्थ रहा। मैं रिकॉर्ड समय में लॉबी के सामने वाली बालकनी तक पहुंच गया। मैंने एक एड़ी ऊपर की सीढ़ी पर रखी, फिर नीचे जो मैंने देखा उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी बिल्डिंग में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था। लोग हमारी दीवारों पर लगे सभी हस्ताक्षरित रिकॉर्ड देखने के लिए यहाँ आना पसंद करते थे। साथ ही किसी मशहूर व्यक्ति से मिलने की उम्मीद भी थी। इतनी भीड़ भाड़ के बीच भी उसे पहचानना आसान था। फर्श से छत तक की खिड़कियों से कमरे में आ रही धूप से उसकी तन की त्वचा सोने जैसी लग रही थी। काले चमकदार बाल उसके घुमावदार कानों के पीछे से गुदगुदा रहे थे, जिन पर कोई आभूषण नहीं था। उसने फटी हुई जीन्स और जिप वाली पीली हुडी पहनी हुई थी जो मौसम के हिसाब से बहुत गर्म थी। उसके साधारण सैंडल उसके बिना पैडिक्योर किए हुए पैरों को दिखा रहे थे। अमीना किसी कुत्ते के शो में मौजूद बिल्ली से भी अधिक बेमेल लग रही थी, और अभी तक उसमें एक ऐसी ऊर्जा थी जो ये बताती थी कि उसे कोई परेशानी नहीं है। उसका संतुलन, उसके सिर का सहज झुकाव और जिस तरह से वह एक घुटने को मोड़ती थी, ये सब उसे ऐसा महसूस कराता था मानो दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही हो। मैंने खुद को चेताया कि यह कितना पागलपन भरा विचार है। वह एक सामान्य लड़की थी जिसकी आवाज़ असामान्य थी। जितना मैं चाहता था कि वह खास हो, एक बार जब आप धुंध हटा देते हैं तो वह कोई नहीं रह जाती। इसे बदलना मेरा काम था। जैसे ही मैं सीढ़ियों पर आखिरी सीढ़ी पार करते हुए उसके करीब पहुंचा, हवा में कुछ हलचल हुई। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मेरी उंगलियां रेलिंग पर कुचल गईं, दर्द मेरी बाह में जकड़ गया। मैं हर जगह गांठों में जकड़ा हुआ था। उसकी निगाह से स्थिरता का धागा मेरे दिल में जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस शापित महिला ने मेरे हाथ को किसी जीवित सॉकेट में डाल दिया हो। उसकी चमकीली ग्रे आंखों की चमक बता रही थी कि उसने भी ऐसा महसूस किया था। मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द मुझे अमीना के कपड़ों के हर हिस्से को उतारने के लिए कह रहा था। मैं उसे चखना चाहता था, उसे सूंघना चाहता था, उसे छूना चाहता था। और बकवास, ऐसा करना इतना आसान होगा। मैंने पहले भी ऐसा किया था। मैं किसी को भी अपने बिस्तर पर लाने में माहिर था। और बंद करो। अपनी आंखें बंद करके मैंने अपनी नाक से हवा खींची। ध्यान लगाओ, तुमने वायलट से वादा किया था कि तुम खिलवाड़ नहीं करोगे। निगलते हुए मैंने अपने संयम को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए मजबूर किया और आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरा। अमीना ने पलकें नहीं झपकाईं। उसने बढ़ती दिलचस्पी के साथ मुझ पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे मैं उसके करीब आता गया, उसके मोटे होठों के बीच का अंतर और भी चौड़ा होता गया। एक हैरान महिला का चेहरा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो चूमा जाना चाहता हो। अपना हाथ बढ़ाते हुए मेरी आवाज़ गर्मजोशी से निकली, आप अमीना रिचर्ड्स हैं, है न? घबराई हुई मुस्कान के साथ उसने मेरी हथेली पकड़ ली। उसकी त्वचा की रेशमी चमक ने मुझे रोमांचित कर दिया। क्या मेरे खोए हुए पिल्ला के भाव ने मुझे पहचान लिया? नहीं, मैंने आपके वीडियो देखे हैं। मैं बाग डिवाइन। खुद को संभालते हुए वह पीछे हटी और हंसी। माफ़ करें, मैंने भी आपके कुछ वीडियो देखे हैं। मेरी मुस्कुराहट और भी बढ़ गई। मुझे उम्मीद है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा अजीब नहीं होगा। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई।
मैंने देखा कि उसकी सांसें उसके सीने में रुक गई थीं, उसके स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे और मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। मैं उसके बटन दबाने की आदत पहले से ही एक लत बन चुकी थी। मुझे खुद पर काबू पाना था, इससे पहले कि हमारी पहली मुलाकात किसी गंदी चीज़ में बदल जाए। लेकिन मैं गंदगी का स्वाद चखना चाहता हूँ। अगर मैं उसे अपने ऑफिस ले जाता तो कोई भी बीच में नहीं आता। खैर, कोई भी नहीं, सिवाय तुम यहाँ हो। वायलट ने चिल्लाते हुए हमारी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। वह बाहर से आई थी, वह शायद अभी अभी लैब से लौटी होगी। अमीना, भगवान का शुक्र है, मुझे चिंता थी कि तुम्हें कुछ हो गया है। पलकें झपकाते हुए अमीना ने इधर उधर हाथ हिलाया। माफ करना, मेरा फोन खो गया और विमान उम्मीद से बहुत देर से उतरा। मुझे लगता है कि तुम वायलट हो। मैंने एयरपोर्ट पर 1 घंटे तक इंतजार किया, फिर मैंने तुम्हारे बारे में पूछना शुरू किया और कोई बात नहीं। अपनी सफ़ेद पेंसिल स्कर्ट पर हाथ फेरते हुए उसने अमीना को झट से गले लगा लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम ठीक हो। अमीना ने अपना ध्यान हटा लिया और फिर से लाल हो गई। धन्यवाद। हालांकि मुझे सच में खेद है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ टैक्सी पकड़ लूंगी और फिर मैं फ्रंट डेस्क से आपसे संपर्क करने के लिए कहने वाली थी। उसकी आंखें मेरी ओर घूम गईं। मिस्टर डिवाइन ने मुझे सबसे पहले ढूंढ लिया। मुझे बाग कहो। वायलट ने नीचे हाथ बढ़ाकर अमीना का सूटकेस पकड़ा। तुम्हारी उड़ान बहुत लंबी रही है, क्यों न हम तुम्हें वहां बसा दें। तुम जहां ठहरोगी वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अमीना ने जवाब दिया। उसके स्ट्रॉबेरी लाल होंठ फैल गए। नहीं, मैंने कहा। उस व्यवधान ने मेरी आवाज़ को उस्तरे में बदल दिया। इससे पहले कि वो कुछ करे, मैं उसे गाते हुए सुनना चाहता हूँ। उनके चेहरे पर अविश्वास की झलक थी। वे समझ नहीं पाए, उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं थी। इन दिनों हर पल मायने रखता है। अमीना अब कोई गलती नहीं करेगी। वह मेरे लिए गाएगी अभी, ताकि मैं जान सकूं कि क्या वह यहाँ लाने के प्रयास के लायक है। अगर वह नहीं थी, मैं उसे टैक्सी में बिठाकर आज रात ही विमान से सीधे घर भेज दूंगा। वायलट ने मुंह बनाया। हम क्या होगा अगर हम पहले उसे आराम करने दें। उसकी आंखों में आंखें डालकर मैंने वायलट के मन की बात आसानी से पढ़ ली। उसे लगता है कि मैं कठोर हो रहा हूँ, या पागल, शायद दोनों। वह ये साबित करने के बाद आराम कर सकती है कि उसकी प्रतिभा कोई चाल नहीं है। लॉबी में हमारे इर्द गिर्द लोग घूम रहे थे। वायलट ने धीरे से फुसफुसाया ताकि सिर्फ हम तीनों ही सुन सकें। तुमने उसका वीडियो देखा है? तुम्हें पता है कि वह क्या कर सकती है? एक वीडियो कमजोरियों को छिपा सकता है। मेरा ध्यान अमीना की ओर गया। खामियां, ये जानने के लिए कि क्या वह हमारे लेबल के योग्य है। आप कब तक इंतजार करना चाहेंगे? अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद करके मेरी वीपी मुझे घूर रही थी। मैं ये करूंगी, अमीना ने कहा। उसने उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपनी ठोड़ी उठाई और भले ही वह थोड़ी असहज मुस्कान लिए हुए थी, मैंने उसके अंदर की ताकत को महसूस किया। उसकी आंखों में कोई डगमगाहट नहीं थी। यह महिला पहाड़ की तरह मजबूत थी। उसके आत्मविश्वास ने मुझे चौंका दिया। मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? मैंने तब से किसी में ऐसा आत्मविश्वास नहीं देखा था। मेरे पिता के बाद से। अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए मैं लिफ्ट की ओर मुड़ा। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तारांकन 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 रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूरी बिल्डिंग का सबसे महंगा कमरा था। अमीना मोटे शीशे के पीछे किसी राजसी तितली की तरह थी जिसे मैंने पकड़ लिया था। क्या मैं उसे आज़ाद कर दूंगी या उसे प्रदर्शन के लिए रख दूंगी, मुझे नहीं पता था। मुझे उम्मीद थी कि उसका प्रदर्शन मुझे निर्णय लेने में मदद करेगा। क्या उसे इस तरह से नुकसान पहुंचाना ज़रूरी है? वायलट ने पूछा। आप यही कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अमीना ने माइक को छुआ, हेडसेट के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे अपनी ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट किया। उसने अपनी आंखें मेरी ओर उठाईं। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया और अपने वीपी से बात की। पुरस्कार मिलने में अभी 1 महीना बाकी है। आप किसी को सब कुछ सिखाने की कोशिश करना चाहते हैं? अगर वह अचानक होने वाले शो को संभाल नहीं सकती तो वह यहाँ 1 हफ्ते में ही बिखर जाएगी। चलो अब इसका हल निकाल लेते हैं। मैं अब भी यही कह रही हूँ कि यह बहुत आगे जा रहा है। वायलट ने गायिका की ओर तेजी से हाथ हिलाया। क्या ये सिर्फ मुझे ही लगता है या वह वहाँ वाकई सहज लग रही है? मैंने लाल बालों वाली लड़की की ओर देखा। क्या तुम्हें पता है कि उसने पहले भी कभी कुछ रिकॉर्ड किया है, उन छोटे छोटे वीडियो के अलावा? उसने कंधे उचका दिए। मैंने उसे ऑनलाइन खोजा लेकिन कोई हिट नहीं मिला। ये सुनकर अच्छा लगा। किसी नए चेहरे को लॉन्च करना हमेशा ही किसी ऐसे व्यक्ति से आसान होता है जिसने बार बार असफल होकर अपना नाम बनाया हो। आगे झुकते हुए मैंने अपने सामने डैशबोर्ड पर एक बटन दबाया। इसने हमारे और अमीना के हेडसेट के बीच कनेक्शन खोल दिया। क्या आप तैयार हैं? हेडसेट पकड़ते हुए उसने जोर से सिर हिलाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं कोई खास गाना गाऊं? मेरी मुस्कान में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। जो भी तुम्हारा दिल चाहे, कुछ भी चुन लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूंगा। उसने अपने होंठ का कोना काटा। नहीं, कोई संगीत नहीं। वायलट और मैंने एक दूसरे को देखा। उसने मुझसे कहा, ध्वनिक। मैंने उसे वैसा ही कंधे उचकाए जैसा उसने पहले मुझे दिया था। ठीक है, मैंने कहा,
तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई है अमीना। कनेक्शन बंद करके मैं कुर्सी पर वापस बैठ गया और इंतजार करने लगा। कमरे में लाल रंग की चमक थी। अमीना एक जीवित माणिक थी, एक खजाने का टुकड़ा जिसे तोड़कर अपने पास रखना था, या वह प्लास्टिक से बनी है। मैंने खुद को चेताया, सुंदर चीजें कभी कभी एक पैसे की भी कीमत नहीं होती। किसी भी चीज से ज्यादा मैं चाहता था कि यह लड़की यह साबित कर दे कि वो उतनी ही अच्छी है जितनी मैं उम्मीद करता था। मैं चाहता था कि वो उतनी ही अच्छी हो। अपनी गोद में मैंने अनजाने में अपनी उंगलियां आपस में जोड़ ली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने देखा कि वायलट मेरी आंखों के कोने से मुझे घूर रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं शांत हो पाता और अपने से ज्यादा शांत दिखाई देता, अमीना ने गाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं भूल गया कि मेरे हाथ भी हैं। कानाफूसी, उसने माइक में आह भरते हुए कहा, मूर्ख और भूत और बीच में मैं। मेरे फेफड़ों से सारी हवा निकल गई। वायलट ने हौंफते हुए कहा, और अगर वह पहले मुझे नहीं देख रही थी तो अब वह निश्चित रूप से देख रही थी। गाते हुए उसकी पलकें उसके चमकदार गालों पर टिक गईं। मुझे डर लग रहा है और दुनिया यकीन नहीं करेगी, लेकिन तुम यकीन करोगे। तुम मुझे भीड़ में पहचान लोगे। मेरा नाम फुसफुसाओ, मैं हमेशा तुम्हारी आवाज़ सुनूंगी, भले ही भूत मुझे पूरा निगल जाएं। गाना मेरे शरीर में घुस गया और मुझे उस कमरे से बाहर खींच लाया। इसने मुझे नीली झीलों, टिमटिमाते रात के आसमान और मुझे थामे रखने वाले मजबूत हाथों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कोई भी संगीत इससे ज्यादा स्वागत योग्य नहीं हो सकता था। इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं हो सकता था। क्यों? वायलट ने मेरे पास फुसफुसाते हुए पूछा। उसने वह गाना क्यों चुना? मेरे हाथ पंजे थे। जब मैंने उन्हें अलग किया तो वे मुझसे लड़ने लगे। लाल कमरे में अमीना ने अंतिम छंद समाप्त किया। उसे उन परिचित गीतों को गाते हुए सुनना मेरे लिए एक झटका था। बाक, मेरे वीपी ने मुझसे आग्रह किया। क्यों? शश, मैंने गुर्राते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम। मैं कैसे जान सकता था चुनने के लिए सभी गानों में से? अमीना ने मेरे पिता द्वारा मेरे लिए लिखी गई पुस्तक क्यों चुनी? हेडसेट उतारते हुए उसने ऐसे पलकें झपकाई जैसे वह सूरज को घूर रही हो। हमारे बीच की अदृश्य दीवार की चादर के पार अमीना ने मेरी आंखों से मुलाकात की। उसके गालों पर गड्ढे पड़ गए। एक ईमानदार मुस्कान उभरने लगी। उसे पता था कि उसने अच्छा गाया है। बेशक उसने अच्छा गाया था। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगा कि मेरी शंकाएं मूर्खतापूर्ण थीं। अमीना की मुस्कान फीकी पड़ गई। मेरे चेहरे पर जो भी खुशी थी उसने उसकी खुशी को मिटा दिया था। अरे, वायलट ने मुझसे कहा, क्या तुम ठीक हो? कुर्सी को इतनी जोर से पीछे धकेला कि वह गिर गई। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हमें उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, मैंने साफ कहा। कागजी कार्रवाई तैयार कर लो। अमीना हमारी सूची में शामिल होने लायक है। बाक, लेकिन मैं पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुका था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वे मुझे देख रहे हैं या नहीं, या अमीना मेरे अचानक पीछे हटने के बारे में क्या सोचती है। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मुझे वहां से निकल जाना है, उनसे और हर किसी और हर चीज से दूर। मुझे आशा थी कि अमीना अच्छी होगी। अरे, मैंने तो यही चाहा था। लेकिन मैंने कभी एक बार भी नहीं सोचा था कि वो मुझे इतना दर्द दे सकती है। अध्याय 5 अमीना। मैं यहीं रहूंगा। मेरी आवाज में विस्मय छुपाने का कोई तरीका नहीं था। घर, अगर यह उचित शब्द भी था, आईवी से ढके विशाल द्वारों के पीछे छिपा हुआ था। सामने एक कुरकुरा हरा आंगन था। पतले नींबू और संतरे के पेड़ सपाटपन को चीर रहे थे। फलों के कुछ टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। हवा में खट्टे फलों की खुशबू से मेरी नाक में झुनझुनी हो रही थी। जैसे जैसे हम रास्ते पर आगे बढ़े, मुझे एहसास हुआ कि इमारत दोनों तरफ पंखों की तरह फैली हुई थी। इसमें 30 लोग रह सकते थे, लेकिन सिर्फ मेरे लिए ये बहुत ज्यादा थी। संदेहास्पद, मैंने वायलट को देखा। उसके मुंह पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसके बड़े धूप के चश्मे ने उसे और भी छोटा बना दिया था। कार पार्क करते हुए उसने अपना चश्मा इतना ऊपर उठाया कि मुझे आंख मार सके। अंदर देखने तक रुको, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या सोचना है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। जब से बाक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकला था, तब से मैं इसे समझने की कोशिश में बेचैन था। मैंने क्या गलत किया था? वायलट ने मुझे भरोसा दिलाया था जब मैंने उससे साफ साफ पूछा था कि क्या मैंने कोई गलती की है, कि सब कुछ ठीक है। मैं मूर्ख नहीं था। सब कुछ ठीक नहीं था। क्या यह वह गाना था जिसे मैंने चुना था? ये लो, उसने कहा, ट्रंक से मेरा सूटकेस उठाकर हमारे नीचे चिकने पत्थर पर रख दिया। मैं इसे ले आती हूँ, तुम आगे बढ़ो। नहीं, नहीं, मैं अपना सामान खुद ले जा सकता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकती हो। यही बात इसे एक एहसान बनाती है, न कि एक दायित्व। मुस्कुराते हुए वह इसे लेकर चौड़े फ्रांसीसी दरवाजों की ओर चली गई। धन्यवाद, मैंने ईमानदारी से कहा। आगे बढ़ने के उसके निर्देशों के बावजूद मैंने उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए दरवाज़ा खोला ताकि वह अंदर जा सके। मुझे उम्मीद थी कि वे मुझे हॉलिडे इन में ठहराएंगे। मैंने सुना था कि कभी कभी उनके कमरों में मुफ्त चाय और मिंट मिलते हैं। लेकिन यह पागलपन था। फ्लोर के बीच में एक बड़ा गोलाकार सोफा रखा हुआ था, लेकिन दोनों तरफ इतनी जगह थी कि मैं अपनी बाहें फैला सकता था और चलते समय उस चीज को छू भी नहीं सकता था।
मेरी ऊंचाई से 3 गुनी ऊंची मेहराबें पीली दीवारों में इस तरह से काटी गई थी जैसे ये पार्थेनन का हिस्सा हो। ऊपरी स्तर जो मैं देख सकता था उसमें रेलिंग के साथ साथ ऐसी ही मेहराबें थीं, और जैसे जैसे मैं वायलट के पीछे पीछे चल रहा था मैं किसी को देखने की उम्मीद करता रहा, कोई भी उनके पास से गुजरता हुआ। क्या तुम ठीक हो? उसने मुझसे पूछा। उसकी ओर देखते हुए मैं शर्म से मुस्कुराया। यह एक बहुत बड़ी संपत्ति है, मैंने समझाया। क्या यहाँ और लोग नहीं रहते हैं? एक तरह से। उसने विस्तार से कुछ नहीं बताया, वह बस मेरे सूटकेस को अंदर खींचती रही। मुझे उसे दबाने की इच्छा हुई, लेकिन मैं बहुत चकित था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक हवेली में प्रवेश करूंगा। मैं राजकुमारी जैसा महसूस कर रही हूँ। कोरिन को जब ये पता चला तो वह कभी चुप नहीं रही। दीवारों पर ढेर सारी कलाकृतियां थीं जो माहौल को संग्रहालय जैसा बना रही थीं। दीवारों के साथ खुले दरवाजे थे। मैंने हरी घास, पेड़, एक लंबा पूल और एक गेस्ट हाउस जैसा कुछ देखा। जब आपके पास मुख्य इमारत में शायद 15 बेडरूम थे तो इसकी क्या ज़रूरत थी? शायद यह एक पूल रूम है, फोम नूडल्स और रसायनों के लिए एक विशाल, बहुत ज़्यादा फैंसी जगह। यहाँ ऊपर, वायलट ने मेरे सूटकेस को घुमावदार सीढ़ियों पर घसीटते हुए कहा। हम फ्लोर के ऊपर हॉल में बिछे नरम गलीचे से नीचे की ओर बढ़े। यहाँ से मैं देख सकता था कि नीचे फर्श पर चांदी की टाइलों से एक विशाल संगीत नोट बनाया गया था। हॉल में कई दरवाजे बंद थे। वायलट ने एक दरवाज़ा खोला जिससे मेरा सामान अंदर गिर गया। ये तुम्हारा है, उसने भारी सांस लेते हुए कहा। मैं स्तब्ध होकर बेडरूम में घुस गया। खुली बालकनी से सूरज की रोशनी और पक्षियों के गाने अंदर आ रहे थे। एक बड़े गद्दे पर चांदी की चादर बिछी हुई थी और मुझे पूरा यकीन था कि मैं एक बाथरूम देख सकता हूं जो शायद एक स्पा हो सकता है। वाह, मैं बस इतना ही कह सकी। अपना फ़ोन चेक करते हुए वीपी ने आह भरी। इतनी देर हो चुकी है, मुझे बहुत सारे कागजात तैयार करने हैं। अमीना, तुम्हें आराम से बैठ जाना चाहिए, मैं बाद में तुमसे मिलूंगी। ओह, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? मैंने तो बस आराम करने को कहा था। मुस्कुराते हुए वह हॉल में वापस चली गई। रात के खाने तक आराम करो, मैं कुछ ऑर्डर करूंगी, काम कल से शुरू होगा। एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिन की आखिरी रोशनी का आनंद लो। मैं अनिश्चित भाव से मुस्कुराती हुई बिस्तर पर बैठ गई। तुम मुझे बदलने जा रहे हो? वायलट की आंखें नाच उठी। मैं नहीं, नौकरी तुम्हें बदल देगी। झिझकते हुए उसने मुझे एक और चमकदार मुस्कान दी। ठीक है, हाँ, मैं जल्द ही तुमसे बात करूंगी। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, अगर कोई सवाल हो तो कॉल करो। इससे पहले कि मैं उसे याद दिला पाता कि मैंने अपना फ़ोन हवाई अड्डे पर खो दिया था, वह जा चुकी थी। मैं खींचता हुआ बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरने लगा। मेरे लिए ये बहुत लंबा दिन था। बाहर की आवाज़ें सुनते हुए मेरी पलकें खुजलाने लगी, झुकने लगी। मैंने सोचा, मैं बदल गया हूँ। क्या संगीतकार बनने से मैं वाकई बदल सकता हूँ? वायलट ने इसे ग्लैमरस और डरावना दोनों बना दिया। क्या संयोजन है, मुझे बहुत कुछ याद दिलाता है। बाग डिवाइन। कांपते हुए मैं अपनी तरफ लुढ़क गया। मैं उसे अपने दिमाग में देख सकता था, वह शानदार संतुलन और उसकी क्रूर रूप से गर्म निगाहें। मुझे पता था कि वह सुंदर होगा, लेकिन वीडियो और तस्वीरों में उसकी ऊर्जा नहीं दिख रही थी। मुझे लगा कि वह बिल्कुल मेरे घमंडी पूर्व प्रेमी जैसा होगा, लेकिन वह ऐसा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं थोड़ा सा सतर्क था और बहुत उत्सुक भी। मुझे तब तक पता ही नहीं चला कि मैं सो गया हूं जब तक कि सुबह की धूप मेरी पलकों को जलाने नहीं लगी। कराहते हुए मैं उठकर बैठ गया और अपना चेहरा ढक लिया। क्या मैं वाकई पूरी रात सोया था? अभी क्या समय हुआ है? मैंने अपनी हथेली को कंबल पर रगड़ा, फिर तकिए के नीचे, फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना फ़ोन खो दिया है। अपनी आंखें मलते हुए मैंने अपने पैरों को विशाल बिस्तर के किनारे पर लटका दिया। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन इससे भी बदतर मुझे अपने कपड़ों में सोने से गंदा महसूस हो रहा था। मैंने पहले भी कई बार ऐसा किया था, लेकिन जब मेरे आसपास शुद्ध सफ़ेद साटन और क्रिस्टल था तो। मेरा सूटकेस एक कोने में रखा हुआ था। उसमें हाथ डालकर मैंने एक साफ कपड़ा निकाला। मेरे कमरे से जुड़ा बाथरूम कैफे लाइन से भी बड़ा था। अपने कपड़ों को विशाल सिंक काउंटर पर रखकर मैंने शॉवर से छेड़छाड़ की। वायलट ने मुझे डिनर के लिए क्यों नहीं जगाया? मुझे बेहोश और लार टपकाते हुए देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मैंने अपना चेहरा गर्म पानी में डाला और अपनी अकड़न भरी मांसपेशियों और खराब मूड को धोने दिया। अपने आप को सुखाते हुए मैंने अपने बालों को एक ढीली बन में बांधा, फिर साफ जीन्स और हल्के पीले रंग की टैंक टॉप पहन ली। अधिक सजग दिखते हुए मैं चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरी। मेरा मतलब है, मैंने चुप रहने की कोशिश की। मेरी एड़ियां जोर से जमीन पर गिरीं। मेरी एक बुरी आदत है, मैं जहां भी जाती मुझे पहचान लेती। चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे माहौल शांत हो गया था। मैं वायलट को बुलाने ही वाला था, लेकिन कॉफ़ी की खुशबू मेरे पास आ गई। बेशक, नाश्ते का समय। क्या शानदार विचार है। नंगे पांव ठंडे फर्श पर टहलते हुए मैं ज़्यादा देर तक भटकता नहीं रहा। रसोई आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़ी थी और उसे ढूंढना आसान था। वहाँ पेस्ट्री से ढका एक बड़ा संगमरमर का द्वीप था और अंडे और बेकन की एक प्लेट थी।
एक तरफ कॉफ़ी का एक चांदी का कैरफ रखा था जिसकी मैंने खुशबू ली थी, उसके बगल में संतरे के जूस का एक साफ कैरफ था। लेकिन भोजन को देखकर मेरा पेट भूख से गुर्रा उठा, लेकिन मैं उस भोजन को नहीं देख रहा था। वह नग्न था, सिवाय एक जोड़ी कसी हुई लाल बॉक्सर ब्रीफ के। उन्होंने कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, और मेरा विश्वास करो, मैंने थोड़ी बहुत कल्पना की थी। उसके नंगे धड़ पर स्याही से बने डिज़ाइन, विशाल पंख और विभिन्न कसिव अक्षर। मैंने कभी किसी जीवित व्यक्ति को इतनी अच्छी तरह से परिभाषित मांसपेशियों के साथ नहीं देखा था। पत्रिकाओं के फोटोशॉप मॉडल के बारे में मेरी हर धारणा संदेह में बदल गई। ऐसे वास्तविक लोग वास्तव में मौजूद थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने चौंक कर पूछा। बाक मेरी ओर मुड़े। उनकी एक भौं उतनी ही धीरे से उठी जितनी धीरे से उनकी मुस्कान की धार उठी। माफ करें, यह मेरा घर है। उसका घर? बेशक। तुम्हारा मतलब है तुम और मैं? यह सही है, उसने कहा। हम रूममेट बनने जा रहे हैं।